नमस्कार दोस्तों। तो रेड फोर्ट ब्लास्ट केस जो है उसका पूरा जो टेरर मॉड्यूल नेटवर्क है, जब उसको निकाला जा रहा है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसमें हर टाइम हर समय आपको एक नया नाम सुनने को मिलता होगा। अब 2008 में जो मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे, जयपुर बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद उसी के कुछ समय बाद सूरत अहमदाबाद बॉम्बिंग हुई थी। इन सारे केसेस का जो मुख्य अभियुक्त था, जो एब्सकॉन्डिंग था बहुत लंबे समय से, इंडियन मुजाहिदीन, और लो इंडियन मुजाहिदीन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का ये जो शख्स था ये लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग था, इंडिया का रहने वाला था। ये सऊदी अरेबिया भागा, फिर अफगानिस्तान भागा, बहुत जगह पर इसको ट्रेस किया गया। उसका नाम इस रेड फोर्ट ब्लास्ट से भी जुड़ रहा है और कहा जा रहा है कि ये इतने टाइम से बिल्कुल जो अंडरग्राउंड हो गया, उसकी कोई भी लिंक्स नहीं मिले एनआईए को, ना किसी एजेंसी को। अब फाइनली उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता लगी हैं और उसका भी एक बहुत बड़ा लिंक अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर सीरियस मतलब इंटरोगेशंस जो पूरा चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पहले तो 10 बच्चों का गायब होना और उनका भी इससे लिंक होने के चांसेस होना, फिर 4 जो उनके खुद के प्रोफेसर थे उनका तो डायरेक्टली लिंक रेड फोर्ट ब्लास्ट से, और अब एक आईएम ऑपरेटिव जो कि लंबे समय से गायब, पता चला कि वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसका भी नाम रेड फोर्ट दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा है। अब ये केस बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा बन चुका है और इसमें इंडियन मुजाहिदीन के इस ऑपरेटिव का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। और तभी ये पूरी जो 2008 की बॉम्बिंग थी, जयपुर बॉम्बिंग, सूरत अहमदाबाद बॉम्बिंग, इनके ऊपर भी जो है बातचीत होना शुरू हो चुकी है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसको हम यूसीएससी यानी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट कहते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस टेस्ट को देने से, एक तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट, आप बिल्कुल अपने हिसाब से दे सकते हो। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इस टेस्ट को देते हैं तो क्योंकि भारत के जितने भी मतलब यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो जनरली इस टेस्ट को देते ही हैं, जितनी अनअकैडमी की रीच है वो सारे बच्चे यूपीएससी सीएससी वाले इस टेस्ट को देते हैं। तो एक ऑल इंडिया रैंकिंग निकलती है, इससे आपको ये पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस टेस्ट में आपको एडिशनल फिर बहुत सारे प्राइसेस मिलते हैं। मतलब अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, आप कार जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप इसमें तमाम आईफोन 17 प्रो और ये सारी चीज़ें जीत सकते हो। तो वो तो एडिशनल फ़ायदे तो हैं इसके साथ। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएससी लेवल के होते हैं, जिसको एजुकेटर्स खुद से क्यूरेट करते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको क्वेश्चंस को क्यूरेट करते हैं, तो बिल्कुल यूपीएससी लेवल मैच होता है। तो आपको एकदम रियल टाइम पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। 23 नवंबर को यानी कि संडे, यानी कि कल ये टेस्ट होने वाला है। ये 2 स्लॉट्स में होगा, 11 बजे और शाम के 5 बजे। दोनों स्लॉट्स में से किसी भी स्लॉट पर आप दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले तो इनके फाउंडर के खिलाफ आपको ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया। इनके फाउंडर के खिलाफ भी तमाम केसेस, अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस शुरू हो गया। अपना जो एंसेस्ट्रल होम था उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल ही रहा था कैंटोनमेंट से, दुनिया भर के केसेस वो झेल ही रहे थे। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का फिर उसके बाद टेरर मॉड्यूल जो ये पूरा पकड़ा गया, जिसमें उनके प्रोफेसर्स पकड़े गए, उसके बाद से इस यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरा ये टेरर मॉड्यूल यहाँ से पकड़ा गया और अब एक इंडियन मुजाहिदीन का जो फ्यूजिटिव था, जो सबसे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी तक कहा जाता है कि पूरा सूरत बॉम्बिंग्स, जयपुर बॉम्बिंग्स, ये सब इसने क्यूरेट किया था, ये मास्टरमाइंड था उसका, मिर्ज़ा शादाब बेग। उसको कई सारे बॉम्बिंग्स के लिए खोजा जा रहा है, जयपुर वाले के लिए भी, सूरत अहमदाबाद वाले के लिए भी, गोरखपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो उसके लिए भी खोजा जा रहा है। वो मिर्ज़ा शादाब बेग फॉर्मर स्टूडेंट था इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का। संभवतः ये बीटेक का छात्र था और 2008 की इन बॉम्बिंग्स के बाद से ये लगातार गायब है। उसके बाद से इसका कोई पता नहीं चला। अब दोबारा से इसके जो लिंक्स मिले हैं वो रेड फोर्ट ब्लास्ट केस से सीधा सीधा लिंक हो रहे हैं, तब जाकर मिला। अगर मिर्ज़ा शादाब बेग के बारे में बताएं तो ये इंडियन मुजाहिदीन का ये ऑपरेटिव था। अब देखिए, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो क्या था कि इंडियन मुजाहिदीन को फॉर्म इसीलिए किया गया था क्योंकि इससे पहले जो आतंकवाद था वो या तो कश्मीर में जो लड़के थे उनको बरगला करके जेकेएलएफ और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने कराना शुरू किया था। उसके बाद फिर लश्कर पाकिस्तान से ऑपरेटिव्स ले आता था। जैश वैश जो है उनके पहले की बात है, ये इंडियन मुजाहिदीन जो है उसके मतलब जैश के बाद ये इंडियन मुजाहिदीन जो है ये फॉर्म हुआ। इंडियन मुजाहिदीन खास तौर से ये जो वाइट कॉलर आप टेरर मॉड्यूल आज देख रहे हो डॉक्टर्स का, इंडियन मुजाहिदीन उस समय जो टेक की स्टूडेंट्स थे, जो बीटेक वीटेक के स्टूडेंट्स थे, टेक के स्टूडेंट्स थे, उनको मिल करके, उन स्टूडेंट्स ने मिल करके अपना इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप बनाया था और ये लोन सर्वाइवर अटैक करने के लिए मास्टरमाइंड थे, माहिर थे। लोन सर्वाइवर अटैक्स ये लोग किया करते थे, बड़े बड़े इन्होंने बॉम्बिंग्स की। और इनकी एक बड़ी खास बात थी कि ये जो है
ये सारे अटैक्स करके मेल किया करते थे इंडियन गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को मेल किया करते थे कि यहाँ पर हमने बॉम्ब प्लांट कर दिया और 5 मिनट में ये ब्लास्ट होने वाला है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, इस टाइप का मतलब हीरोबाजी जो है ये किया करते थे। और बड़े बॉम्बिंग्स उसके बाद भी हुए। तो इंडियन मुजाहिदीन उस चीज़ के लिए जाना गया। इंडियन मुजाहिदीन के ये ऑपरेटिव्स थे और ये सब इंडिपेंडेंटली डील करते थे, मतलब बहुत छोटा सा ये इनका ग्रुप था। और आपको पता होगा कि सिमी एक बैंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। उस सिमी के जो निकले हुए लड़के थे जिनको बरगलाया गया था, जिनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया गया था, उन्होंने ही आगे चल करके कुछ लड़कों ने इंडियन मुजाहिदीन के फॉर्मेशन किया। तो इंडियन मुजाहिदीन बना और उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े अटैक्स किए। जयपुर में 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस हुआ। अहमदाबाद सूरत बॉम्बिंग्स मतलब सीरीज बॉम्बिंग्स हुई। उसके बाद गोरखपुर में एक्सप्लोजन्स हुए और इसमें ये मोडस ऑपरेंडी, ये कुकर का जो ढक्कन है, बनारस में कोर्ट के पास भी इन्होंने ब्लास्ट किया था, लखनऊ कोर्ट के पास भी इन्होंने, लखनऊ में भी इन्होंने ब्लास्ट किया था। तो बेसिकली ये कहने का मतलब था कि ये ऐसे कुकर में बॉम्ब रख करके अटैक करना। उसके बाद टिफ़िन बॉक्स में गोरखपुर में जो हुआ था कि साइकिल थी, साइकिल पे एक लंच बॉक्स था, उसमें ये होममेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया करते थे और उससे ये बॉम्बिंग्स किया करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था और उस समय पर एकदम तहलका मच गया था काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कुछ लड़के इसमें वांछित थे जिनको चिन्हित कर लिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि एनआईए को खबर मिलती है, मतलब एटीएस को खबर मिलती है कि सारे इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव्स हैं और ये एक फ्लैट में छिपे हुए हैं, जो फ्लैट बाटला हाउस यानी कि जामिया यूनिवर्सिटी जो है उसके बहुत करीब दिल्ली में एक इलाका है बाटला हाउस का, वहाँ पर एक फ्लैट में ये सारे लड़के छिपे हुए हैं जो कि इंडियन मुजाहिदीन से लिंक रखते हैं और इन्होंने ये सारे बॉम्बिंग्स किए हैं। एटीएस वहाँ पर पहुँचती है, दोनों साइड से फायरिंग होती है और AK-47 से ये आतंकवादी फायरिंग करते हैं, इधर से ये फायरिंग करते हैं और सारे आतंकवादी उसमें मारे जाते हैं, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर भी इसमें शहीद होते हैं। और उसके बाद इस केस के ऊपर, इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर कई सवाल भी उठाए गए, इसके ऊपर जांच भी हुई, ऑल्दो सब गलत निकली, सारे सवाल गलत निकले और फिर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी जानबूझ करके बनाने की कोशिश करी गई और दुनिया भर की चीज़ें हुई। खैर वो सारी चीज़ें ख़त्म होती है, लेकिन इस सारे पूरे बटला हाउस प्रकरण में सारे लड़के मारे गए, एक लड़का उसमें से बच गया था, वो ये मिर्जा शादाब बेग था। ये भीड़ का फ़ायदा उठाया, इसने जब पूरी बिल्डिंग खाली करवाई जा रही थी तो उसी भीड़ का फ़ायदा उठा करके ये भी जो है उससे निकल जाता है उस बिल्डिंग से और ये बच जाता है। ये मिर्जा शादाब बेग एक्चुअल में आजमगढ़ का रहने वाला था। पुलिस ने आजमगढ़ में भी जा करके इसको खोजने की कोशिश करी थी, वहाँ पर भी कुछ पॉलिटिक्स हुई थी, इसकी वजह से ये निकल करके भाग गया। बहुत सारी मूवीज़ और दुनिया भर की चीज़ें बनी हैं इसके ऊपर। खैर ये मिर्जा शादाब बेग वहाँ से भागा आजमगढ़ से और अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पर ये भारत से बाहर निकला, सऊदी अरेबिया गया। उसके बाद इसको 2019 में ट्रेस किया गया कि अफ़गानिस्तान में भी है। अभी ये अफ़गानिस्तान, प्रोबेबली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में कहीं पर तो छिपा हुआ है। उसके लिंक्स डायरेक्टली इस रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट से जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ये भी स्टूडेंट था और ये लोग भी उसके फैकल्टी मेंबर्स थे और जो इन्होंने I-20 में ये पूरा ब्लास्ट किया रेड फोर्ट के पास, उसमें इसके भी लिंक्स हैं, अहमद के भी लिंक्स हैं इसमें। तो I-20 कार में आपको पता ही है कि मुजम्मिल, गनी, आदिल, ये शाहीना, उसके बाद उमर, इनके साथ में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो IM का ऑपरेटिव था यही इन लोगों को डील कर रहा था, इसी ने इन लोगों को रेडिकलाइज भी किया था और कहीं ना कहीं यही वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड भी करा रहा था। सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है सारा अरेंज करना, पूरा नेटवर्क बनाना, जो टर्की बेस्ड हैंडलर के पास भिजवाना, उससे कनेक्ट कराना, ये सब काम जो है वो इसी मिर्ज़ा शादाब बेग ने किया था। और 2019 में इसको लास्ट अफगानिस्तान में ट्रेस किया था। उसके बाद ये पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था और ये इतने साल से ये प्लान हैच कर रहा था जो फाइनली इसने करके हुआ है। दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। 415 करोड़ का उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग चुका है कि इन्होंने एक्रेडिशन का फेक एक्रेडिशन दिखा करके और ऐसे दिखा करके इन्होंने पैसा वैसा कमाया है। तो उसके ऊपर केस चल रहा है। ईडी ने इनको कस्टडी में ले लिया है। 13 दिन की इनकी पूछताछ चल रही है फाउंडर जावेद सिद्दीकी से और जावेद अहमद सिद्दीकी से। प्रॉबेबली एक टेरर, मतलब वो टेरर फंडिंग की भी बात आ रही है सामने कि टेरर फंडिंग का लिंक्स हैं, उसकी भी पूछताछ कर रही है। एनआईए ने भी इनको बोला है कि एनआईए भी इनसे पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ इनका जो एंसेस्ट्रल होम था उसको भी खाली करने का नोटिस दे दिया है। तो एक्चुअल में जो इनका एंसेस्ट्रल होम था मेयो हाउस, जो इनके फादर के नाम पर रजिस्टर्ड था, इनके फादर का के नाम पर रजिस्टर्ड था, उसको कहा जा रहा है कि वो होम जो वो पूरा लैंड था वो एक्चुअली में इंदौर कैंटोनमेंट का था और वहाँ से उन लोगों ने भी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर यानी मो कैंटोनमेंट बोर्ड इंदौर ने इनको नोटिस इशू किया इनके फैमिली को कि 3 दिन में वो घर आपको खाली करना, अदरवाइज़ उस घर को डिमोलिश कर दिया जाएगा। वो इनके फादर थे हम्माद अहमद सिद्दीकी, उनके नाम पर वो पूरा हाउस जो है वो रजिस्टर्ड था। ऊपर से 415 करोड़ का ये केस चल रहा है इनके ऊपर फेक एक्रेडिशन की भी बात आ रही है कि इन्होंने अपनी
जो यूनिवर्सिटी है उसका फेक एक्रेडिशन दिखाया, इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी का एक स्टैचुरी स्टेटस भी दिखाया, और उसके बाद जा कर के एडमिशन्स और पैसे दुनिया भर के फंडिंग्स और पैसे उन्होंने उठाए। तो उस चीज़ के ऊपर इनका केस चल रहा है, इनकी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।